इस देश में चेचक की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 इयर्स। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और योगी जी जब सांसद बने तो गोरखपुर में पहली बार दवा पहुंची, वो 2006 में पहुंचाई गई, वो भी हमको याद रखना। गाजीपुर में जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया। जेपी नड्डा ने कहा, मेरी आपसे अपील है कि फसली बटेरों से दूर रहें। भारत न टेररिज्म करता है न सहता है। सबको पता है कि आतंकवाद शब्द कहां से आया है। यूपी की योगी सरकार को जेपी नड्डा ने हीरा बताया। जेपी नड्डा ने हीरा का मतलब भी समझा है। वहीं पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपने योगी मोदी के लिए सही बटन दबाया। विकास के नए नए आयाम ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी। उधर सीएम योगी ने गाजीपुर के मंच से विपक्ष पर कई हमले किए। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया है। अपराध पर कैसे लगाम लगाई गई, इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो पूरी काया ही बदल दी। विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए। सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। गाजीपुर के कुर्था गांव में पवहारी बाबा आश्रम में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने दर्शन पूजन भी किया। वहीं गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। गाजीपुर में जेपी नड्डा के कार्यक्रम अब समाप्त हो गए हैं। दरअसल कई कार्यक्रमों में जेपी नड्डा ने शिरकत की। सबसे पहले पवहारी बाबा का आशीर्वाद लिया। चमत्कारिक तो है ही, लेकिन क्या भाजपा के लिए भी कोई चमत्कार गाजीपुर में होने जा रहा है? इसका भी अब नतीजा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हालांकि गाजीपुर के आईटीआई मैदान में भी जनता को संबोधित किया गया। जेपी नड्डा ने कई वादे और कई विकास के गुणगान भी किए। बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने विशेष रूप से राज्य की उन 14 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें वो पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी। इनमें गाजीपुर सीट पार्टी के लिए काफी अहम है। यहाँ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा 2019 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से राजनीतिक लड़ाई हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूर्वांचल सरकार बनने की गारंटी, जी हां, पूर्वांचल पर खास तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो फोकस कर रही हैं और पूर्वांचल में 26 जिले हैं जहां 156 विधानसभा सीट है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारियां दे रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा सीट लोकसभा की 80 में से तकरीबन 42 सीटें। पूर्वी यूपी से पूर्वांचल लहर का असर बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ लोकसभा सीटों तक जाता है और पूर्वांचल की अलग अलग लोकसभा सीट से 4 प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए खासतौर पर अब पूर्वांचल को फतेह करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब आपको बताते हैं पूर्वांचल का सियासी समीकरण जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला काफी प्रभावी यहां माना जाता है। सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है और उसके बाद पिछड़ी जातियों के वोटरों की संख्या यहां बताई जाती है। मुस्लिम वोटरों की भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है और दलित वोटरों की संख्या 20% से ज्यादा है। मुस्लिम वोटरों की संख्या 15 से ज्यादा है और निषाद वोटरों की संख्या 4% है। राजभर वोटरों की संख्या 4% है। सोनकर वोटरों की संख्या 2% है। कुर्मी वोटरों की संख्या 5%, कुम्हार वोटरों की संख्या 3%, मौर्य वोटरों की संख्या 4% है। और इसी तरीके से जाति समीकरण को देखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश यहां पार्टियों की तरफ से हो रही है। बढ़ते आगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव से पहले प्रदेश की सभी 80 सीटों का सियासी ताप
जानने के लिए दौरे पर निकलेंगे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश का दौरा मार्च महीने में शुरू होगा और जिसके लिए पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने और अपनी बात मजबूती से पहुंचाने के लिए खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मार्च महीने से पूरे प्रदेश को मथेंगे। उनकी योजना सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की है। उपचुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने 2024 के लिए कूल पॉलिटिक्स छोड़कर नए तेवर अपना लिए हैं। अभी से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव पर अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर न निकलने के आरोप लगते थे, लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरह से वो मैदान में उतरे हैं और हर फ्रंट पर खुद पहुंचकर बीजेपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, उसे उनकी पार्टी के रणनीतिकार शुभ संकेत बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अब 24 तक अखिलेश ऐसे ही एक्टिव मोड में रहने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का भ्रमण करेंगे और जनता को याद दिलाएंगे कि 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे, जो बेरोजगार नौजवानों से वादे किए थे, किसानों से, मजदूरों से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता का आह्वान करेंगे कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता उनके बीच में आए तो उनसे जरूर सवाल करे कि उन सपनों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ। पार्टी की योजना पहले संगठन को नए सिरे से गठन करना है। इसके तहत जल्दी ही प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कमेटियां बनेंगी। फ्रंटल संगठन भी नए सिरे से बनेंगे। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र के बाद अखिलेश दौरे का अपना अभियान शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के ऐलान से पहले अखिलेश यादव सभी जिलों की यात्रा का एक दौर पूरा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को जवाब देने के लिए सपा ने भी अब 80 लोकसभा सीटों को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव मार्च के बाद तमाम 80 लोकसभा संसदीय सीटों का दौरा करेंगे और वहां पर जाकर रणनीति बनाएंगे। सपा 24 के लोकसभा चुनाव के जरिए बड़ी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इसीलिए अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ तमाम मुद्दों पर रणनीति बना रहे हैं। इसमें आरक्षण, जातीय जनगणना समेत तमाम मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की तैयारी, पार्टी संगठन का पुनर्गठन और सपा प्रमुख के प्रदेश व्यापी दौरे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर और अधिकारियों की टीम ने शुक्रवार को अहमदाबाद में बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक और रोड शो कर निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वहीं गुजरात के अहमदाबाद GIS रोड शो से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इनमें टोरेंट फार्मा ने 24,000 करोड़ और अमूल इंडिया ने करीब 1,000 करोड़ रुपए की MOU साइन किया है। अमूल इंडिया पश्चिमी यूपी के बागपत में नया प्लांट लगाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कुश्ती पर दंगल की। हमारे वुमेन्स कैंप में उनमें से कुछ कोचेज सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ। सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भाषा की फिराक में है।
विदेश नहीं भगा हूँ, यहीं पर हूँ। 23 तारीख तक जमकर यहीं बैठूंगा, आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा। लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से, किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जो द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है। देश के नामचीन रेसलर्स और कुश्ती संघ के बीच तीसरे दिन भी घमासान जारी है और खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों की 2 राउंड की बैठक हो चुकी है। पहलवान अड़े हैं कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें और कुश्ती महासंघ को खत्म करके नया संघ बनाया जाए। खिलाड़ियों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी चिट्ठी लिखकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत की है। पहलवानों और सरकार के बीच भी लगातार बातचीत हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जांच होने तक ब्रजभूषण शरण सिंह को संघ से अलग रहने का आदेश दे सकती है, लेकिन उन्हें तुरंत हटाना संभव नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है गोंडा से। ब्रजभूषण शरण सिंह आज नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।